Friends, welcome back to my channel. I hope you are doing well and your exams are also going well. So आज का पेपर जो है हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जिसको BEGE 144, ठीक है। टर्म एंड एग्जामिनेशन, लेटेस्ट एग्जामिनेशन मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, जो जून 2024 में हुआ था। पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग द नोवेल, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये बोलना चाहूँगी कि ये जो पेपर है ये बाकी जितने भी आपके इस वाले जो ग्रुप से पेपर हुए हैं प्रोग्राम वाले, सो इनसे ना थोड़ा सा ही पेपर टफ है। सी आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, बट आई एम टेलिंग यू दैट अभी तक कुछ पेपर ऐसे थे जिनके क्वेश्चंस आप समरी पढ़कर भी आप लोग उनके आंसर्स बना सकते थे अपने आप, है ना। तो बट इसमें थोड़ा सा ये पेपर थोड़ा ऐसा है कि आप इसके सारे क्वेश्चंस के लिए सिर्फ समरी पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपका पेपर आई थिंक सैटरडे को है, सैटरडे को है आपका। तो कल का दिन है आपके पास, आज का दिन है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, खाली इस वीडियो पे डिपेंड नहीं रहना, बुक से ज़रूर पढ़ना, ओके। क्योंकि मैं इसमें आपको जो जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं मैं उसको डिस्क्राइब तो कर दूंगी, बट खाली इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी पेपर होता है और इसमें आपको अच्छा खासा लिखना भी पड़ता है। इसमें क्या होता है ना कि सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे समरी बेस्ड पर नहीं होते कि आप समरी को पढ़ लेंगे या थोड़ा बहुत देख लेंगे या समरी वीडियोस देख के आप आंसर्स लिखाएंगे। इसमें ना थोड़ा सा ये होता है कि क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट बेस पर आते हैं। सोशियो कल्चरल आ गया या कुछ और कॉन्सेप्ट के बेस पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये एक ऐसा पेपर है कि आपको थ्रू आउट स्टडी करनी पड़ेगी, मैं पहले बोल रही हूँ। और बट हाँ, वीडियो से हेल्प मिलेगी नो डाउट, बट आप अपनी बुक से भी इसको पढ़ के जाना, ठीक है। बुक से अगर नहीं पढ़ना चाहते हो या टाइम नहीं है तो चैट जीपीटी यूज़ कर लेना, ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। देखो इसमें पहला सेक्शन है, ओके। यहाँ पे 3 घंटे का पेपर है, वही 100 मैक्सिमम मार्क्स 100 होने वाले हैं, ओके। दिस पेपर हैज़ 2 सेक्शन, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ सेक्शंस, ठीक है। सेक्शन ए में क्या है कि यहाँ पर ना आपको ये शॉर्ट नोट दिए हुए हैं एंड यू हैव टू राइट डाउन ओनली 4, ओके, इन 100 वर्ड्स में लिखना है। और हर जो नंबर इसके लिए मार्क्स मिलने वाले हैं आपको 5 नंबर का, आपका ये हर एक जो ये जो शॉर्ट नोट है ये होने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई 4 करने हैं आपने। अब मान लो फ्लैट कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये जिस सेशन का हम कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको जो परसों जो पेपर होने वाला है उसमें राउंड, ठीक है, राउंड कैरेक्टर पे भी पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है ये दोनों ही पूछ लिया जाए, टिप्पणी में भी पूछ सकते हैं, जैसे शॉर्ट नोट जिसको बोलते हैं, ओके। तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मोड आ गया है, डिसपोरा लिटरेरी ट्रेंड्स इन द 18th सेंचुरी एंड ड्रामेटिक मेथड, थर्ड वर्ल्ड नोवेल। सो इनमें से आपको 4 करने हैं। देखो जो अंडरस्टैंडिंग नोवेल पेपर है, ये पेपर ना बहुत बड़ा है, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो आए हैं यही सारे रिपीट हो जाएं, बट चांसेस ये हैं कि हाँ इनमें से रिपीट भी हो सकते हैं, कुछ और भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ थ्रू आउट स्टडी करके जाना, ठीक है। तो इनमें से मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कि किसके बारे में क्या है, फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मोड, ये सारी चीज़ें मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, ओके। चलिए फर्स्ट ले लेते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स। फ्लैट कैरेक्टर्स क्या होते हैं? देखो फ्लैट कैरेक्टर्स ना इट्स अ लिटरेरी कैरेक्टर, ओके, विच इज़ इन 2 डायमेंशन एंड लैक्स डेप्थ एंड डजेंट चेंज थ्रू आउट द स्टोरी। मतलब क्या होता है कि फ्लैट कैरेक्टर ना वो सिंपल से, या ये बोलो कि एक जो लिटरेचर में 2 डायमेंशन होते हैं जिसमें थोड़ा सा ना, मतलब उनका कुछ मीनिंग नहीं होता, मीनिंग होता है बट इतने डीप मीनिंग नहीं होता, और ना ही वो कहानी में कहीं पर बदलते हैं। मतलब ये है कि सीधे सीधे कैरेक्टर होते हैं, वो सीधे साधे से होते हैं, ठीक है। इसमें 2 विशेषताएं होती हैं, या तो मान लो एक ही शब्द से थोड़ा सा उसको संक्षेपित कर दिया जाता है कई बार, है ना, या फिर मतलब ये होता है कि ये जो फ्लैट कैरेक्टर होते हैं ना ये पूरी कहानी में बने रहते हैं, ठीक है। इनका कैरेक्टर चेंज नहीं होता, ना इनका नेचर चेंज होता है, ये बीच बीच में इनका यूज़ होता रहता है, और पूरी स्टोरी में एंड तक ये कैरेक्टर जो है बने रहते हैं, ओके। अच्छा, इनके कुछ अगर मैं मान लो थोड़ा सा, वैसे तो ये 5 नंबर का, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना, पॉइंट्स वाइज बनाने की ज़रूरत नहीं है, 5 नंबर का ही है, पर्पज़ बता देना और विद एग्जाम्पल इनके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बताएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्लैट कैरेक्टर होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स में 1 या 2 उसकी जो विशेषताएं होती हैं, और अक्सर उन्हें जैसे कि बोलते हैं समराइज्ड बाय ए सिंगल वर्ड लाइक बुली, ओके।
और लव इंटरेस्ट हो गया, लव इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरह से ना इनको सिंगल वर्ड की तरह यूज़ किया जाता है। एंड दे डोंट हैव कॉम्प्लेक्स इमोशंस, ये इतने सिंपल वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब कोई गहरी बात का या किसी गहरा डीप इमोशन को बताने के लिए नहीं यूज़ होता है। और पर्सनल गोल हो गए या मल्टी फेस्ड पर्सनैलिटी, ऐसा नहीं होता है इनके साथ। एंड दे ऑल्सो डोंट अंडरगो एनी कैरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब कि इनका जो उद्देश्य होता है या इनमें किसी भी प्रकार का ना कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता है किसी भी कैरेक्टर के लिए। मतलब इन शब्दों का इतना कुछ खास वो नहीं आता, सिंपल सा होता है, बट इतना यूज़ होता है इनका। फिर आप ये थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि जो स्टोरी में जिस तरह से इनको यूज़ करते हैं उसमें कि दे आर एसेंशियल फॉर प्लॉट ड्राइवन स्टोरीज, ओके, वेयर द फोकस इज़ ऑन द प्लॉट रादर दैन द कैरेक्टर डेवलपमेंट। इस तरह से आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एग्जांपल देके समझाना चाहते थे, जैसे मिसिज मिकवेबर फ्रॉम, जो उनकी वो है ना, डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस, आप इस तरह से बता सकते हो। या फिर ड्रैकुला फ्रॉम ड्रैकुला, हुज मोटिवेशंस आर सिंपल एंड नेवर कॉम्प्लिकेटेड बाय न्यू इन्फॉर्मेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके। सेकेंड है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मोड स्टोरी। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मोड, तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मोड क्या होते हैं कि इट्स अ स्टोरी टेलिंग मोड, ओके। स्टोरी टेलिंग मोड कैसे होता है कि इसमें क्या होता है कि जो नैरेटर होता है, द नैरेटर टेल्स स्टोरी फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि स्टोरी बताता है, ठीक है। और जैसे प्रोनाउन विद यूजिंग द प्रोनाउंस लाइक आई, मी, माई हो गया एंड माई सेल्फ, ठीक है। ये प्रोनाउंस वो यूज़ करता है कोई भी स्टोरी को बताने के लिए, और वो बताता कैसे है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी स्टोरी को बताता है, ओके। कुछ टिप्स जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि नैरेटिव्स पर्सपेक्टिव अगर बताना चाहें आप। सो इसका जो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो इसमें आप लिखेंगे जैसे नैरेटिव्स पर्सपेक्टिव, तो इसके बारे में आप कैसे बताओगे कि जो नैरेटिव है, जो डायरेक्टर है, वो दुनिया को कैसे देख रहा है, वर्ल्ड को कैसे देख रहा है, ठीक है। और जो अदर कैरेक्टर्स हैं उनके साथ वो किस तरह से बातचीत कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दुनिया को देखने का, और जो अदर जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी प्ले में या स्टोरी में, उसके साथ उसके बातचीत करने का तरीका क्या है। सेकंड आप लिखेंगे, सेकंड में आप जैसे बता सकते हैं कि वेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे, लाइक टू अवॉइड ओवर यूज़, मतलब आय का ज़्यादा ओवर यूज़ करने से बचना चाहिए। एंड फॉर वेरी सेंटेंस लेंथ एंड स्टाइल्स, मतलब जो सेंटेंस की लेंथ है स्टाइल पे थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। अवॉइड हेड ओपनिंग, तो ये चीज़ें हैं ना, आपको फर्स्ट नैरेटिव मोड के बारे में बेसिकली बताना, आपको उसकी परिभाषा बतानी है, ठीक है। आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा मान लो इस पर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए, तो आप पढ़ के ज़रूर जाना इन चीज़ों को। फिर डिसापोरा के बारे में आप लिख देना, डिसापोरा क्या होता है। सो आप डायस्पोरा के बारे में जैसे बताओगे कि इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल होमलैंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप लिख सकते हैं। फिर इसके बारे में आप लिखेंगे कि अगर कुछ कैरेक्टराइजेशन आपको बताना हो तो माइग्रेशन के बारे में बता देना, कलेक्टिव मेमोरी के बारे में बता देना कि कलेक्टिव मेमोरी क्या होती है। डायस्पोरा में हैव एन आइडियलाइज्ड कलेक्टिव मेमोरीज ऑफ मिथ, ठीक है, मिथ अबाउट देयर एंसेस्टर्स होम, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर है लिटरेरी ट्रेंड्स इन द 18th सेंचुरी, इसके बारे में बता देना आपकी जो लिटरेरी ट्रेंड्स उस टाइम क्या था 18th सेंचुरी में जब लिटरेचर लिखा जा रहा था उस टाइम का आपने बताना है। सो इसमें आप बताओगे कि जैसे राइज ऑफ नॉवल, ठीक है, राइज ऑफ नॉवेल्स हो रहा था उस टाइम, ठीक है। और न्यू क्लासिसिज्म के बारे में बताओगे, आप सटायर के बारे में बताओगे, ठीक है, सटायर का थोड़ा सा बता देना। फिर द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737 की 2 लाइनें लिख देना। आइडिया ऑफ अ नेटिव लिटरेरी कैनन के बारे में, तो द आइडिया ऑफ अ नेटिव लिटरेरी कैनन वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, वो भी इसी टाइम में उसका राइज हुआ था। और सैमुअल जॉनसन्स लाइव्स ऑफ द पोएट्स क्रिएटेड अ पैथन, ठीक है, ऑफ नेटिव लिटरेरी जाइंट्स, ये थोड़ा सा लिख देना। फिर पॉपुलर लिटरेचर कौन कौन से थे, ठीक है,
पॉपुलर लिटरेचर, इसके बारे में आप बता देना कि देयर वाज ए रिच वेन ऑफ बाउडी एंड बॉस्टरस पॉपुलर लिटरेचर एंड म्यूजिक रनिंग थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर ड्रामेटिक मेथड के बारे में, ड्रामेटिक मेथड क्या था कि जो ड्रामाज होते थे उनमें, जैसे ड्रामा के कई फॉर्म होते हैं, उसमें कॉमेडी भी होता है, ट्रेजेडी भी होता है, ऐसे ही ड्रामेटिक मेथड के बारे में आप बता देना। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर तो सुना है, बट थर्ड वर्ल्ड नॉवल क्या होता है ये थोड़ा सा नया है, मैं बता देती हूँ। सो बेसिकली थर्ड वर्ल्ड नॉवल जो था वो था, इट वॉज अ टर्म। ठीक है, ये एक टर्म था विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब बुक्स। ओके, एक टर्म था जिसको यूज़ किया गया था टू डिस्क्राइबिंग बुक्स हो गए, नॉवल हो गए, पोएम्स हो गई, ठीक है, प्लेज हो गए, from countries that were not aligned with the Soviet Union or the United States during the Cold War. Okay, so this term is also sometimes used to refer to the developing worlds. जैसे third world war literature is often seen as a way to respond to the colonialism. ठीक है, speak out against oppression and celebrate nationalism and independence. Okay. सी फिर कुछ एग्जांपल भी बता सकते हो। थिंग्स फॉल अपार्ट बाय शिन्वा एचेबे हो गया, और थर्ड वर्ल्ड वॉर बाय जनरल सर जॉन हैकेट, और फिर एक और था फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड वॉर टू फर्स्ट द सिंगापुर स्टोरी। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप इस तरह से बता सकते हो इसके बारे में। देन हाँ, थोड़ा सा आप और बता सकते हो, लाइक वुमन एट पॉइंट ज़ीरो। ओके, पॉइंट ज़ीरो के बारे में थोड़ा बता देता है। इट वॉज अ नॉवल बाय नवल एल सदावी एंड दिस नॉवल इज अबाउट अ वुमन नेम्ड फिरदौस। एक फिरदौस एक नेम लेडी है जिसके बारे में ये नॉवल है, हु इज़ सेंटेंस टू डेथ इन एन इजिप्शियन प्रिजन। मतलब इजिप्ट की एक जेल में ना उसको सेंटेंस टू डेथ की सज़ा दी जाती है। और ये जो स्टोरी है दिस एक्सप्लोर्स फिरदौस की लाइफ के बारे में, फ्रॉम हर चाइल्डहुड टू हर एक्सपीरियंस विद अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस और प्रोस्टिट्यूशन। तो ये इस पॉइंट ज़ीरो का जो है थीम था। तो ऐसे ही आप लिखेंगे द थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया, डायरी ऑफ ए मैडम हो गया। सो इस तरह से आप इसमें बता सकते हो। इसको अगर शॉर्ट नोट आता है तो भी बता दो, अगर बड़ा आता है तो भी मैंने काफ़ी पॉइंट बता दिए, आप इसको ईजिली कर सकते हो। ओके, सेक्शन सेकंड देख लेते हैं। नाउ वी आर ऑन सेक्शन बी। तो ये इसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं 350 to 400 वर्ड्स में। अभी तक देखो जो क्वेश्चन हमने किए ना वो 5-5 नंबर के थे। ओके, 5 मार्क्स के थे, बट ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है जो आपके टोटल मार्क्स या फिर एग्रीगेशन को डिसाइड करने वाला, क्योंकि ये 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। 20 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से लिख के आओगे ना तो आपको 60 to 70% लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से लिख दोगे। लेकिन इस पार्ट की थोड़ी सी खास विशेषता ये है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को ना सिर्फ समरी के बेस पर या समरी पर डिपेंड रह के मत करना, इसके लिए आप अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, तभी आप जो है ये कवर भी कर पाओगे सारे क्वेश्चंस। तब थोड़ा सा ये हो जाएगा कि कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है ना तो आप आराम से कर लोगे। मतलब इस लाइक मतलब यू विल बी रेडी फॉर बैटिंग कि ठीक है आने तो बॉल कहाँ से आ रही है, मैं मार दूंगा छक्का या मार दूंगी। ठीक है, तो वो हो जाएगा। बट स्टोरी में के चक्कर में मत रहना कि कोई वीडियो देख ली, स्टोरी उठा लिया चैट जीपीटी से, किसी भी नॉवल का स्टोरी उठा लिया और तुम सोच रहे हो कि पेपर हो जाएगा, पास हो जाओगे। लेकिन खाली पास नहीं होना है, अच्छे मार्क्स चाहिए। ठीक है ना, ये सोच के जाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, व्हाट डज द टर्म प्लॉट डिफर फ्रॉम स्टोरी। ओके, प्लॉट और स्टोरी जो है ये जो प्लॉट है ये कैसे स्टोरी से डिफर करता है, मतलब दोनों कैसे कैसे अलग हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ओके, तो इन दोनों के बारे में आपको बताना है इसमें। सो पहले तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्लॉट क्या होता है, प्लॉट क्या होता है और स्टोरी क्या होती है। ठीक है, दोनों का क्या यूज़ है और दोनों किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। सो देखो प्लॉट क्या होता है कि प्लॉट इज़ द वे ऑफ स्टोरी प्रेजेंटेड। ठीक है, मतलब प्लॉट क्या होता है कि किस तरह से किसी भी कहानी को प्रेजेंट किया जा रहा है, वो प्लॉट होता है। ठीक है, वाइल अ स्टोरी इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन नैरेटिव, और अ प्लॉट इज़ हाउ द राइटर चूज to present these events either linear or as a series of episodes or even out of order. Okay, and main difference, इसमें main difference आप क्या बताएंगे कि जो main difference है ना between plot and story is that a plot is the sequence of events in a story. ठीक है, sequence in a story, and while a story क्या होती है, अगर हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी के बारे में हम कहेंगे कि स्टोरी इज़ द नैरेटिव
दैट इंक्लूड्स द प्लॉट, ठीक है, अ नैरेटिव दैट इंक्लूड द प्लॉट। सो दोनों एक दूसरे से अलग भी हैं बट एक दूसरे का पार्ट भी हैं। प्लॉट हो गया एंड कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स, सेटिंग्स और थीम्स, ये हो गया हमारा स्टोरी के बारे में। सो अगर थोड़ा सा और मान लो क्या बताना ही है, सो प्लॉट के बारे में मैं बता देती हूँ कि द प्लॉट इज़ दैट व्हाट एंड हाउ। मतलब प्लॉट क्या होता है, जैसे कोई कहानी चल रही है, उस कहानी की थीम में जो मेन चीज़ें होती है ना, या जो क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, व्हाट हो गया या हाउ हो गया, ठीक है, एंड द स्केलेटन या फिर जो थीम होती है दैट डिफाइंस द स्टोरी स्ट्रक्चर, और जो एक ऐसी थीम जो स्टोरी के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही है, ओके। एंड इट इज़ द वे द राइटर प्रेजेंट्स द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, ये भी ठीक है कि इट्स अ वे कि जो राइटर है वो स्टोरी के इवेंट्स को किस तरह से पेश कर रहा है आपके सामने। दैट कैन बी लीनियर, एपिसोडिक और आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया प्लॉट। स्टोरी के बारे में हम बताएंगे, जैसे बात करेंगे तो कि द स्टोरी इज़ द वाई ऑफ द स्टोरी। अभी हमने बात करी व्हाट और हाउ, ये तो प्लॉट का बेसिक हो गया। स्टोरी में क्या होता है, वाई, ठीक है, वाई, किसी भी कहानी का वाई, कि क्यों कोई कहानी अगर कुछ है तो वो ऐसी क्यों है। एंड इट इज़ द नैरेटिव दैट गिव्स रीडर्स अ ग्लिम्स इनटू द कैरेक्टर्स लाइव्स, कि जब हम कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये रीडर को एनकरेज करती है ये सोचने के लिए कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो वैसा क्यों है, ठीक है, या उसकी लाइफ ऐसी क्यों है, या वो जो कैरेक्टर है वो इस तरह से इतना लाइवली क्यों है। दैट इंक्लूड्स द कैरेक्टर्स, थीम्स, आप ये भी बोल सकते हो कैरेक्टर्स, जैसे हमने अभी यहाँ पर बात की थी, कैरेक्टर हो गया, थीम हो गया, सेटिंग और राइटिंग स्टाइल, ठीक है, राइटिंग स्टाइल वो आ जाता है स्टोरी के अंडर में। सो द स्टोरी इज़ द कोर कंटेंट ऑफ द नैरेटिव एंड इज़ द व्हीकल थ्रू विच द ऑथर एक्सप्लोर्स इमोशंस, ठीक है, इमोशंस और थीम्स। ये हो गया दोनों का। तो यहाँ पे प्लॉट का भी डिस्क्राइब हो गया और स्टोरी के बारे में। सो बोथ आप लास्ट में जब डिस्कशन वो कंक्लूजन लिखोगे, मतलब इतना ही नहीं करना है आपको, काफ़ी सारा पढ़ के जाना है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दिया है प्लॉट और स्टोरी के बारे में। सो बोथ प्लॉट एंड स्टोरी आर इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल वर्क ऑफ फिक्शन, है ना। For example, in animal farm, the plot is the sequence of the events where some animals take over a farm, but the story is what the book is about. Okay, got it? चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो जो ये थर्ड क्वेश्चन है ना, व्हाट ए नॉवलिस्ट ऑलवेज यूज टाइम एंड प्लेस कैटेगरीज इन अ रियलिस्टिक मैनर, वाई और वाई नॉट। इसमें क्या होता है ना कि एक नॉवलिस्ट के बारे में बताना आपने कि जो नॉवलिस्ट होते हैं वो टाइम और प्लेस का जो यूज़ है वो एक रियलिस्टिक मैनर्स में क्यों करते हैं, ठीक है, और क्यों नहीं करते। वाई भी बताना चाहिए, बताना है आपको, वाई नॉट, कि अगर करते हैं तो क्यों करते हैं और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। ओके, तो नॉवलिस्ट के बारे में आ गए। यहाँ पे ना मैं जैसे मैंने आप तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो पेपर है ना 144, इसमें आपके जो खाली समरी वाला, मतलब कि किसी भी नॉवल की कहानी पता है और आप पेपर करके आ जाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये कर लेते हैं हम, तीसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सो आप लिखेंगे कि नो, अ नॉवलिस्ट डजंट ऑलवेज यूज़ टाइम एंड प्लेस, ठीक है, वो हमेशा टाइम और प्लेस को यूज़ नहीं करता है नॉवलिस्ट जो होते हैं। ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, सेटिंग भी बोलते हैं, किसी भी नॉवल की सेटिंग करना इन अ स्ट्रिक्टली रियलिस्टिक मैनर। ओके, वाइल मैनी नॉवल्स अडेयर टू रियलिस्टिक पोर्ट्रेज ऑफ टाइम एंड प्लेस टू एनहेंस द वर्सिटिलिटीज ऑफ द नैरेटिव, ठीक है, एंड अदर वर्क्स मैनिपुलेट और डिस्टोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, या कहने का मतलब ये कि जो अदर वर्क्स होते हैं, ये तो हो गया सारा, बट इफ़ अकॉर्डिंग टू द नैरेटिव अदर वर्क्स जो राइटिंग का होता है मैनिपुलेट और डिस्टोर्ट क्या, टाइम और प्लेस फॉर आर्टिस्टिक
थीमेटिक और सिंबॉलिक पर्पस। मतलब जो बाकी की जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें जो ये जो टाइम और प्लेस को जो यूज़ किया जाता है वो एज अ आर्टिस्टिक वे में, थीमेटिक में और सिंबॉलिक पर्पस के यूज़ के लिए इनको टाइम और प्लेस को यूज़ करते हैं। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस इन फिक्शन, अगर फिक्शन की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द जेनर, द ऑथर्स इंटेंशन एंड द नैरेटिव्स टेक्निक्स एम्प्लॉयड। ओके, सो रियलिस्टिक यूज़ ऑफ टाइम एंड प्लेस के बारे अगर हम बात करें इन अ रियलिस्टिक मैनर, तो इन मैनी नॉवेल्स आप लिखेंगे कि इन मैनी नॉवेल्स particularly those that fall within the genre of realism, time and place are used to ground the story in a particular historical or social context. Okay, and the main aim जो होता है ना, that is here to depict life as it is experienced and providing a sense of authenticity. For example, जो नॉवल, एक नॉवल है लाइक चार्ल्स डिकन्स का जो नॉवल है ना, ओलिवर ट्विस्ट और जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, टाइम एंड प्लेस आर क्रूशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग द सोशल नॉर्म्स, क्लास स्ट्रक्चर एंड द डेली रियलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। And the setting in these novels are not just backdrops but integral to understanding the characters' action, motivation and challenges. Okay, फिर आप थोड़ा सा बता देंगे कि रियलिस्टिक नॉवेल्स टेंड टू बी डीपली रूटेड इन द स्पेसिफिक टाइम एंड पीरियड्स एंड लोकल्स इन विच दे आर सेट। ठीक है, एंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट, आप इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि मान लो वेदर इट्स अ विक्टोरियन लंदन स्ट्रीट और द इंग्लिश कंट्री साइड। ठीक है, उसके बारे में बता देंगे तो इट हेल्प टू क्रिएट अ विविड एंड कन्विंसिंग वर्ल्ड ना, सो मेकिंग द इवेंट्स ऑफ द नैरेटिव सीम प्लॉजिबल और रिलेटेबल टू द राइडर। एंड टाइम, जो टाइम है इट इज़ ऑफन ट्रीटेड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर with events occurring in a logical sequence. Okay, फिर नॉन रियलिस्टिक में अगर आप बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा अगर बताना चाहें टाइम और इसके बारे में, प्लेस के बारे में, तो कि मैनी नॉवलिस्ट डू नॉट अडेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन व्हेन इट कम्स टू टाइम एंड प्लेस। ओके, एंड इन एक्सपेरिमेंटल modernist or postmodernist works, time and place can be manipulated many ways. For example, जो वर्जीनिया वुल्फ, जो मिसिज डॉल्विक की जो थी, आपको पता होगा, जो वर्जीनिया वुल्फ है, उसमें क्या था कि वहाँ उसमें टाइम को नॉन रियलिस्टिक वे में यूज़ किया गया है। कैसे? एज द नैरेटिव अकर्स ओवर अ सिंगल डे बट जम्प्स बैक एंड फोर्थ इन द कैरेक्टर्स मेमोरीज एंड थॉट्स। मतलब जिस तरह से नैरेटिव को एक ही दिन में, है ना, वो उस कैरेक्टर की जो मेमोरीज़ हैं या उसके थॉट्स है उसमें एकदम से वो किसी भी जोन में चला जाता है। मान लीजिए कभी चाइल्डहुड में जा रहा है या कभी उसके यूथ में जा रहा है, तो किसी भी उसकी मेमोरीज़ के ना उसमें जंप करता रहता है, बैक एंड फोर्थ होता रहता है उसके साथ। एंड साथ साथ क्या होता है कि डिस्टॉर्टिंग द लीनियर फ्लो ऑफ टाइम, जो एक फ्लो चल रहा होता है ना स्टोरी का, एक टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे फ्लो चल रहा होता है, उसको भी वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करता है, कहीं ना कहीं ब्रेक करता है। सो द सेटिंग वाइल रियलिस्टिक इन इट्स डिपिक्शन ऑफ लंडन इज़ मोर ए साइकोलॉजिकल और सिम्बॉलिकल लैंडस्केप देन अ स्ट्रिक्टली जोग्राफिकल वर्ल्ड। सिमिलरली आप दूसरा एग्जांपल दे दो कि जो गैब्रियल गार्सिया मार्केस का 100 Years of Solitude, उसका एग्जांपल दे देना आप। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, वाई और वाई नॉट आप रीज़न के साथ आप बता देना यहाँ पर। देन द रोल, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है या ये जो चैप्टर है, नॉवल है, इस पर ना हमेशा क्वेश्चन आता है, और बाकी इसको आप पूरा पढ़ोगे तो इसको आप समरी से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें जो पूछा गया है ना सी के बारे में, कि समुद्र जो है वो क्या प्ले कर रहा है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है अवेकनिंग में आपको आप जानते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। ठीक है, फिर भी इसमें इसके बारे में ना किसी के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी कैरेक्टर के लिए
या फिर जैसे एडना हो गया या फिर रॉबर्ट हो गया, उनके बारे में किसी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, प्लॉट पूछ सकते हैं, इसकी थीम पूछ सकते हैं। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो कि जो समुद्र है, मेन तो समुद्र है ना, बिकॉज सी लव्स द सी, तो उसके बारे में पूछा कि वो उसकी क्या खासियत है अवेकनिंग में, उसे किस रूप में सिम्बोलाइज करके क्या बताया गया है, उसे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज़ है, और डायरेक्टर ने किस तरह से सी को यूज़ किया है उसमें, तो उसकी क्या ब्यूटी है वो आपको यहाँ पर बतानी है। ओके, तो इसी को कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सो यहाँ पर आप बताएंगे कि जो सी है इन द अवेकनिंग, अवेकनिंग किसका नॉवल है, केट, इट्स अ नॉवल ऑफ केट चॉपिन का है। एंड द सी प्लेज अ सेंट्रल रोल, जो सी है ना ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है अबाउट अवेकनिंग एंड एज अ सिंबल ऑफ एडनाज अवेकनिंग। ठीक है, उसकी फ्रीडम के बारे में, उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में, इंडिपेंडेंस एंड उसकी ट्रेजिक फेट, ट्रेजिक फेट। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अवेकनिंग, अवेकनिंग में आप क्या बताएंगे कि जो एडना है, एडनाज फर्स्ट सोलो स्विम, जब वो फर्स्ट टाइम इसमें जब उसकी स्विमिंग स्टार्ट करती है, तो जो वो है एक क्रिटिकल मोमेंट है फॉर हर अवेकनिंग। कैसे कि इस यहाँ पर होता क्या है कि द सी सिम्बोलाइजेज हर सेक्सुअल अवेकनिंग एज वेल एज हर रीडिस्कवरी ऑफ हर बॉडीज ब्यूटी एंड वैल्यू। मतलब जब उसकी पहली जो सोलो स्विम होती है तो वहाँ पर उस क्रिटिकल मोमेंट के बाद उसमें जो अवेकनिंग आती है, उसमें आता है कि वो उसको ये रियलाइज़ होता है कि वो किस तरह से अपनी बॉडी पर कंट्रोल करती है, करना सीखती है, कंट्रोल करना, और अपनी बॉडी की ब्यूटी को उसको सेंस कर पाती है एंड द वैल्यू ऑफ हर बॉडी। तो ये चीज़ें जो है वो डिस्कवर करती है इन चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है, जो समुद्र है, वो इसको सिम्बलाइज किया गया, सिंबल बनाया गया है उसकी सेक्सुअल अवेकनिंग के लिए, एज वेल एज हर रीडिस्कवरी ऑफ हर बॉडीज ब्यूटी, वैल्यू, ओके, एंड कंट्रोल। फिर है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में क्या है कि द सी रिप्रेजेंट्स एडनाज शैटरिंग ऑफ बाउंड्रीज एंड हर एम्ब्रेस ऑफ हर फेमिनाइन सेल्फ। मतलब आप यहाँ पर ये बताएंगे कि जो फ्रीडम है, उसको जो फ्रीडम फील होती है ना वहाँ पर, तो जो एडना है वो सी की जो बाउंड्रीज है उसको तोड़ने में और अपनी फेमिनिज्म को अपनाने का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है। तो एडना की पहली जो स्विमिंग होती है ना, वो टाइम होता है जब वो अपने डर पर, मतलब अपने डर को काबू कर पाती है, मतलब वो डर निकल जाता है उसका, और उसको ये समझ में आता है कि हाउ टू कंट्रोल हर बॉडी, मतलब अपने बॉडी पर वो नियंत्रण पा लेती है, कंट्रोल पा लेती है। तो ये चीज़ें इंडिपेंडेंस में आ गए, फ्रीडम आ गया, फेमिनिज्म आ गया यहाँ पर। फिर आप थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे कि ट्रेजिक फेट, ट्रेजिक फेट क्या है, दुखद भाग्य जिसको बोलते हैं। तो द सी ऑल्सो सिम्बलाइज एडनाज डेथ। कैसे, जो एडना है ना, लास्ट में जब वो सारी जब कहानी ख़त्म होने वाली होती है तो एडना चूजेज, मतलब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब उसका जो फर्स्ट हस्बैंड है उसके बाद वो भी जब दोबारा से उसको छोड़ के चले जाते हैं, तब एडना को थोड़ा सा ये लगता है कि वो अपनी आइडेंटिटी खो रही है। तो इस तरह से, तो जब वो बिल्कुल ही हताश हो जाती है ना, डिप्रेस हो जाती है, हर चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाती है, देन एडना चूजेस टू ड्रॉ हर सेल्फ इन द ओशियन सी लव्स। मतलब उस ओशन को जिसको वो प्यार करती है उसी में वो खुद को डुबो देती है, रादर देन सबमिट टू पैट्रियार्चल ऑपरेशन। मतलब जो एक पुरुष प्रधान समाज की जो उसके आगे झुकने के बजाय वो उसी समुद्र में डूबना पसंद करती है जिसको वो प्यार करती है, क्योंकि वहाँ उसे क्या मिला, उसे अवेकनिंग मिलती है, अवेकनिंग मिलती है, उसको इंडिपेंडेंस फील हुई है फर्स्ट टाइम। कहाँ पर, समुद्र में। तो समुद्र को जिस तरह से सिम्बलाइज़ किया गया है। ठीक है, फिर एक आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रीबर्थ। रीबर्थ को क्यों इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है, रीबर्थ का मतलब होता है कि जो वाटर जो है ना, दैट एसोसिएट विद क्लिनजिंग एंड बैप्टिज्म मेक इट अ सिंबल ऑफ रीबर्थ। मतलब जो पानी है, जो समुद्र का जो पानी है, वो एक हिंदी में बोलते हैं जिसको शुद्धिकरण के साथ साथ जल का संबंध है, पुनर्जन्म का भी एक प्रतीक बन जाता है, रीबर्थ। ओके, फिर इसके बाद है एस्केप। एस्केप, एस्केप मतलब पलायन करना, पलायन या कहीं से चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना।
तो सी जो है ना वो एडना की एक जो सामाजिक उसकी एक जो दुनिया होती है जहाँ जिस समाज में वो रहती है उसका जो है वो अपोजिट होता है। आई मीन टू से कि द सी इज़ द अपोजिट ऑफ एडनाज orderly social world. It's infinite when the world is limiting, solitary when the world is crowded, and mysterious when the world is superficial. मतलब कि जब दुनिया थोड़ी सी नैरो हो जाती है ना, सीमित होती है, तो वो बहुत बड़ी होती है। और जब दुनिया भीड़ भाड़ वाली होती है तो वो एकांत सी होती है। तो जब दुनिया थोड़ी सी लेवल पे होती है तो ये एक थोड़ी सी रहस्यमयी या सीक्रेटिव सी हो जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो नैरेटिव्स होते हैं किसी भी नॉवल के, तो उस नॉवल की कुछ विशेषताएं होती है जिसके ज़रिए ये इस तरह के शब्दों का यूज़ करना पड़ता है। सेकंड लास्ट है आई थिंक मैटरनल मातृत्व। ठीक है, तो जो चॉपिन है वो इम्ब्यूसेस द सी विद मैटरनल क्वालिटीज़, अल्टीमेटली लाइकनिंग इट टू अ वॉर्म तो जानते हैं ना आप। सो कहने का मतलब ये है कि जो नैरेटर हैं इसमें केट चॉपिन, इन्होंने समुद्र को ना मैटरनल मातृत्व वाले गुणों से भरा हुआ बताते हुए उसकी तुलना किससे की है? गर्भ से। ठीक है, तो ये पॉइंट है इस क्वेश्चन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत, इसको बिल्कुल पूरा पढ़ के जाना है। इस पर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है अवेकनिंग से। ठीक है, एंड ये जो पराजा है ये इंपॉर्टेंट है, एंड द फॉल थिंग्स फॉल अपार्ट, ये 3 नॉवल तो आप करके ही जाना। ओके, सो अभी मैं करवा रही हूँ आपको कमेंट ऑन द इकोनॉमिक प्लीट ऑफ द ट्राइबल्स इन पराजा, ये कर लेते हैं। तो पराजा जो है ये है गोपीनाथ मोहंते। ठीक है, गोपीनाथ मोहंते का एक उपन्यास है जिसमें जो पराजा ट्राइबल्स है उनकी जो इकोनॉमिक प्लाइट, मतलब जो आर्थिक कठिनाइयों का किस तरह से वो सामना करते हैं ट्राइबल्स, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो इसमें 5-6 पॉइंट बन जाते हैं, जैसे पुअर्टी हो गया और उनका शोषण हो गया, या फिर उनकी ज़मीनें जैसे छीन ली जाती हैं, और जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं उनका किस तरह से उन चीज़ों को ख़त्म किया जाता है, भ्रष्टाचार हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। सो बेसिकली आप इसमें बता सकते हैं कि फर्स्ट जैसे इसमें आ जाएगा पोवर्टी के बारे में बताएंगे कि द ट्राइबल्स आर पुअर एंड लिव इन सिंगल रूम्स विद फ्यू एसेसरीज, मतलब इतने गरीब हैं कि वो एक ही कमरे में रहते हैं, थोड़ा बहुत उनके पास सामान होता है। दे अर्न अ लिविंग बाय वर्किंग ऑन स्मॉल प्लॉट्स, छोटी छोटी ज़मीनों पर, छोटे खेतों पर काम करते हैं एज अ लेबर और अदर्स स्पेशली मनी लैंडर्स। ठीक है, एंड दे आर ऑफन अनेबल टू अफोर्ड दीज मील्स अ डे, मतलब वो इतने गरीब हैं कि उनको दिन का एक मील मिलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर एक्सप्लॉइटेशन के बारे में आप बताएंगे, शोषण के बारे में। शोषण में बताएंगे द ट्राइबल्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि देखो ट्राइबल्स जो होते हैं ना वो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, उन्हें बाहर की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। बट जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड का जिस तरह से विस्तार होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो ट्राइबल्स हैं या जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड को और अपना फैलाव करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उनको जंगलों को ही हटाना पड़ेगा ना। तो इस तरह से क्या होता है कि वो एक्सप्लॉइटेशन उनका स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है कि जैसे लैंडलॉर्ड्स होते हैं और जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं उनके द्वारा वो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। एंड दे आर ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड बाय द पुलिस एंड कोर्ट। जैसे आप छत्तीसगढ़ में देखते हो ना, हमेशा वहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है माओवादियों का और पुलिस के बीच में। सो दीज ऑफिशियल्स एंड ड्यू टू देयर इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, अनपढ़ता, कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण भी इन लोगों का एक्सप्लॉइट किया जाता है, कि कोई कुछ भी कह के उस बेवकूफ़ बना देता है उनकी अज्ञानता के कारण। ठीक है ना। फिर है थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे लॉस ऑफ लैंड, उनकी ज़मीन की हानि कैसे होती है। तो जो ट्राइबल्स जो होते हैं ना वो उनकी जो ट्राइबल्स लूज देयर लैंड्स, मतलब जो मॉडर्न वर्ल्ड का जिस तरह से जिक्र हुआ है यहाँ पर, तो जो लोग जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, या फिर जो उद्योगपति हो गए, उनको ज़मीन चाहिए होती है अपनी फैक्ट्रीज बनाने के लिए या बड़ी बड़ी कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज बनाने के लिए, तो उसके लिए उनको जंगलों को काटना पड़ता है। जंगल काटेंगे, जो ज़मीन होती है
वो तो ट्राइबल्स की ही होती है ना, तो उनसे वो छीन ली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से उनका ज़मीन भी चला जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट आएगा इसमें करप्शन। करप्शन को आप किस तरह से बताएंगे यहाँ पर? करप्शन के जरिए क्या होता है? ट्राइबल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय करप्शन सच एज लाइक व्हेन द हेडमैन मेंटेन्स अ गोटी, ठीक है, गोटी, एंड ऑफर्स हिज डॉटर टू द फॉरेस्ट गार्ड इन एक्सचेंज फॉर अ ब्राइड। मतलब ये है कि जो भ्रष्टाचार है यहाँ पर, जो जिस तरह से इन ट्राइबल्स को फेस करना पड़ता हो या उनके साथ होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक जो मुखिया होता है वो ना, जो कबीले का जो मुखिया होता है उसको वो एक गोटी रखता है और रिश्वत में बदले में अपनी बेटी को, जो गार्ड होता है, वन रक्षक जिसको बोलते हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड होता है, उसको अपनी बेटी बेच देते हैं। तो इस तरह से ये भ्रष्टाचार हो गया। फिर है आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? जो मानवीय रिश्तों का हनन होना। तो ट्राइबल्स फेस डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। उसमें से वो तो सारा देखो, अब वो होता कैसे है, वो पोवर्टी के बेस पर भी हो रहा है, वो एक्सप्लॉयटेशन के बेस पे भी हो रहा है, वो लूज ऑफ लैंड पर भी हो रहा है और करप्शन के जरिए भी हो रहा है। ऐसे ही तो हो रहा है ना ह्यूमन रिलेशन, क्योंकि ह्यूमन का रिलेशन सिर्फ ह्यूमन से ही नहीं होता, वो प्रकृति के साथ भी होता है। और प्रकृति को तो जो है लॉस ऑफ लैंड करके भी उनसे छीना जा रहा है। उनकी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, उससे उनका जो प्रकृति के साथ जो रिलेशन है वो तोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से आप ये 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, बट आप इसको पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि नॉवल है तो नॉवल बेस पे तो क्वेश्चन वैसे ही आने हैं, ठीक है। तो मैं इसको नहीं करवा रही हूँ, मैं कराऊंगी यहाँ पर थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ बोथ स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सल। ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो थिंग्स फॉल अपार्ट जो नॉवल है, ये स्पेसिफिक और यूनिवर्सल इन कैरेक्टर्स कैसे है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि पहले तो आप इसके जो राइटर हैं चिनुआ अचेबे, ठीक है, इनका ये नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट। इसमें क्या है कि द बोथ स्पेसिफिक और यूनिवर्सल, बिकॉज इट डील्स विद स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, सोसाइटी एंड टाइम, वाइल ऑल्सो एड्रेसिंग द ह्यूमन कंडीशन। ओके, ह्यूमन कंडीशन को भी ये संबोधित करता है। मतलब ये जो है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट और यूनिवर्सल सार्वभौमिक दोनों ही हैं, विशिष्ट भी है सार्वभौमिक भी है। क्यों है? क्योंकि ये जो स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में समाज और समय से संबंधित है, साथ ही जो ह्यूमन कंडीशन होती है उसको भी डिस्क्राइब करता है। ओके, तो इसके पॉइंट में लिखेंगे आप, बेसिकली हम स्पेसिफिक बता रहे हैं तो स्पेसिफिक तो लिखना ही पड़ेगा, स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक में आप बताएंगे द नॉवल इज सेट इन अ स्पेसिफिक सोसाइटी। ओके, सोसाइटी, एक स्पेसिफिक सोसाइटी में इसको सेट किया गया है विद स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एंड एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तीनों चीज़ें आ गई। मतलब ये जो नॉवल है ये एक स्पेसिफिक समाज, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और स्पेसिफिक टाइम पर आधारित है, बेस्ड है। ओके, फिर यूनिवर्सल का बताएंगे आप। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही लिख के आएंगे, आपको बुक में से ये पूरा पढ़ना है। ओके, यूनिवर्सल में बताएंगे कि जो नॉवेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं और जो सोसाइटीज़ हैं एंड जो व्यूज़ हैं, लिख देती हूँ यहाँ पर इसके कैरेक्टर्स, ओके, एंड सोसाइटीज़ एंड व्यूज़ किसके? नॉवल के, आर यूनिवर्सल टू, ये सब क्या है? यूनिवर्सल हैं, ठीक है। किसके लिए? टू ह्यूमन काइंड, ह्यूमन के लिए। ओके, और इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है इसमें कि लाइक जैसे आप इस तरह से बोल सकते हो कि जिसमें जो एक कम्युनिटी एटमॉस्फेयर होता है ना, या सामुदायिक वातावरण में रहने वाले लोगों को जिस तरह से जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जिस तरह से स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया है, मतलब उनका स्ट्रगल दिखाना है यहाँ पर। मतलब इट पोर्ट्रेज पीपल इन कम्युनल एनवायरनमेंट स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव ऑन अर्थ। ओके,
फिर रेस्पॉन्स टू यूरोपियन कोलोनाइजिज्म, थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, रेस्पॉन्स टू यूरोपियन कोलोनाइलिज्म। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि जो अचेबे हैं, जो राइटर हैं, wrote the novel in response to the negative portrayal of African or Africans by European colonizers. So this novel actually reforms African pride in their cultural heritage. Okay, then style लिखेंगे कि क्या स्टाइल है नॉवल का, तो नॉवल स्टाइल इज सिंपल इन अपीयरेंस, ठीक है, सिंपल बट सोफिस्टिकेटेड विथ एग्जामिन्ड क्लोजली। मतलब कहने का है कि जो इसकी शैली जो है, जो उपन्यास की जो शैली है वो देखने में सिंपल है, और जो इसको बारीकी से देखने पर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगती है जब इसको हम बारीकी से देखते हैं। एंड इसमें काफ़ी सारे जो ईबो वर्ड हो गए एंड ओरल नरेशन और प्रोवर्ब्स का ढेर सारा यूज़ किया गया है, तो ये इसकी स्टाइल में आप लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 3-4 लिख के मत आ जाना, ठीक है, कम से कम 20 लिख के आना, और लिखोगे तभी जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। तो यहाँ पर ही हमारा आज का पेपर ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना और अच्छे मार्क्स लाना, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।